नमस्ते। संस्कृति और सभ्यता, ये दो शब्द हम अक्सर सुनते हैं ना, पर क्या हम सच में इनका मतलब समझते हैं? आज हम एक ऐसे निबंध को समझने की कोशिश करेंगे जो इन शब्दों के बारे में हमारी पूरी सोच को शायद बदल कर रख दे। देखिए, अक्सर हम इन दोनों शब्दों को एक ही मान लेते हैं। संस्कृति, सभ्यता एक ही तो बात है। पर क्या वाकई ऐसा है या इनमें कोई बहुत ही बुनियादी फर्क है? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है इंसान की सबसे पहली खोजों से। सोचिए उस इंसान के बारे में जिसने पहली बार आग जलाई होगी, या उस इंसान के बारे में जिसने ठंड से बचने के लिए सुई धागे का आविष्कार किया होगा। ये सिर्फ कोई चीजें नहीं थी, नहीं, ये तो इंसानी सोच की एक नई शुरुआत थी। तो लेखक के हिसाब से आग बनाने की जो वो अंदरूनी काबिलियत थी, या सुई बनाने का जो वो क्रिएटिव आइडिया था, बस वही है संस्कृति। ध्यान दीजिए, संस्कृति आग या सुई नहीं है, बल्कि उन्हें बनाने की प्रेरणा, वो सोच है। अच्छा, तो वो आइडिया तो हो गया संस्कृति, पर फिर उस आइडिया से जो चीजें बनी, जैसे कि आग, सुई, पहिया, उनका क्या? ये वो चीजें थीं, वो बाहरी प्रोडक्ट्स थे जो आने वाली पीढ़ियों को विरासत में मिले, जिनका सबने इस्तेमाल किया और जिन्हें और बेहतर बनाया। और बस इसी विरासत को, संस्कृति के इसी बाहरी नतीजे को लेखक कहते हैं सभ्यता। सिंपल। तो देखिए, फर्क अब एकदम साफ है। संस्कृति जो है वो कारण है, अंदर की प्रेरणा, और सभ्यता उसका नतीजा है, बाहर की चीज। एक तरह से कहें तो एक दिमाग की उपज है, और दूसरा वो उपज है जिसका पूरा समाज इस्तेमाल करता है। और इसी बात से एक और मजेदार फर्क सामने आता है। जिस इंसान ने खोज की वो हुआ संस्कृत व्यक्ति, और जिसने उस खोज को बस विरासत में पाया वो हुआ सभ्य व्यक्ति। मतलब जिसने पहिया बनाया वो संस्कृत है, और जो उस पहिए से बनी गाड़ी में घूम रहा है वो सभ्य है। तो इस आइडिया को और पक्का करने के लिए लेखक एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण देते हैं, न्यूटन का। सवाल ये है कि क्या आज का कोई साइंस स्टूडेंट न्यूटन से ज्यादा सभ्य हो सकता है, पर उससे ज्यादा संस्कृत नहीं? चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, बात सीधी सी है। न्यूटन की जो अपनी सोच थी, जो मौलिक बुद्धि थी, वो थी उनकी संस्कृति, जिसने उन्हें गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत खोजने में मदद की। अब आज के स्टूडेंट्स क्या करते हैं? वो इस सिद्धांत को पढ़ते हैं, विरासत में पाते हैं। तो वो ज्ञान, वो हुई सभ्यता। तो हाँ, आज का स्टूडेंट शायद न्यूटन से ज्यादा चीजें जानता हो, पर क्या वो न्यूटन जितना मौलिक है? शायद नहीं। अच्छा, तो एक सवाल उठता है, क्या ये सारे आविष्कार, ये सारी संस्कृति सिर्फ जरूरत की वजह से पैदा होती है? मतलब भूख लगी तो आग खोज ली, ठंड लगी तो सुई बना ली? लेखक कहते हैं नहीं, कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है। चलिए एक ऐसे इंसान की कल्पना करते हैं जिसका पेट भरा हुआ है, शरीर पर कपड़े हैं, मतलब उसे कोई शारीरिक जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है। लेकिन फिर भी उसे नींद नहीं आ रही। वो बस खुले आसमान को देख रहा है और सोच रहा है, ये मोतियों से भरी थाली आखिर है क्या? उसकी ये बेचैनी किसी जरूरत की वजह से नहीं है, ये है प्योर क्यूरियोसिटी, जानने की इच्छा। और बस यही है संस्कृति का दूसरा स्तर। वो संस्कृति जो जरूरत से नहीं बल्कि ज्ञान की प्यास से जन्म लेती है, जिसे लेखक कहते हैं ज्ञानेप्सा। लेकिन बात सिर्फ ज्ञान की प्यास पर ही खत्म नहीं होती। संस्कृति का एक तीसरा और शायद सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा रूप भी है। इसे समझने के लिए सोचिए, एक माँ जो अपने बीमार बच्चे के पास पूरी रात जागती है, वो ऐसा क्यों करती है? या फिर उस कहानी के बारे में सोचिए जिसमें लेनिन अपनी सूखी रोटी भी दूसरों को दे देते हैं। या फिर कार्ल मार्क्स के बारे में, जिन्होंने मजदूरों को सुखी देखने के सपने के लिए अपनी पूरी जिंदगी तकलीफों में गुजार दी। और आखिर में सिद्धार्थ, जिन्होंने दुनिया के दुखों को दूर करने के लिए अपना महल, अपना सब कुछ छोड़ दिया और बुद्ध बन गए। तो एक माँ, लेनिन, मार्क्स, बुद्ध, इन सब में आखिर कॉमन क्या था? कौन सी एक बात थी जो इन सबको जोड़ती है? इसका जवाब है निस्वार्थ भाव, दूसरों के लिए त्याग करने की क्षमता। लेखक के लिए यही है संस्कृति का सबसे ऊंचा स्तर। वो संस्कृति जो करुणा से जन्म लेती है, दूसरों के कल्याण के लिए। मगर एक पल के लिए रुकते हैं।
क्या होता है जब इंसान की यही काबिलियत, यही क्रिएटिविटी कल्याण की जगह विनाश के लिए इस्तेमाल होने लगे? तब उसे क्या कहेंगे? संस्कृति। यहाँ लेखक एक बहुत ही साफ लाइन खींचते हैं, जो योग्यता कल्याण करे वो है संस्कृति, लेकिन जो योग्यता एटम बम जैसे आत्मविनाश के हथियार बनाए वो संस्कृति नहीं, वो है असंस्कृति। और उसका जो नतीजा होता है वो सभ्यता नहीं, असभ्यता है। तो क्या इसका मतलब है कि विनाश ही इंसान की नियति है? लेखक कहते हैं बिल्कुल नहीं। और यहीं पर ये निबंध एक बहुत ही उम्मीद भरी बात कहता है कि मानव संस्कृति को बांटा नहीं जा सकता, वो एक है। इसका मतलब ये है कि भले ही विनाश करने वाली सोच मौजूद हो, लेकिन इंसानियत की जो असली परमानेंट और मजबूत नींव है वो हमेशा कल्याण और करुणा वाली संस्कृति ही रहती है, वही हमेशा जीतती है। तो आखिर में ये पूरी बात हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। अगर संस्कृति वो अंदरूनी प्रेरणा है कुछ नया बनाने की और सभ्यता उसका नतीजा है, तो सवाल ये है कि आज हम सब मिलकर क्या बनाने का चुनाव कर रहे हैं।